एक बार देख चल रहा नहीं चल रहा। अब देख रहा है। तो बात करते हैं, आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं एग्जिट एग्जाम या कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम के अंदर पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपके सामने मैंने दो लिखा है। एक सिलेबस तो आपका है जो 1991 का ईआर था, और एक सिलेबस है जो 2020 का ईआर। ईआर बोले तो एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट। जब आप लॉ एंड एथिक्स पढ़ेंगे या जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, उसके अंदर आपका जितने भी फार्मेसी का कानून है, यानी फार्मेसी एक्ट कब बना, पीसीआई कब बनी, वो सब अपन उसमें पढ़ेंगे। तो ईआर का मतलब हो गया एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट, और इसको डिजाइन करती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और पता ही फार्मेसी काउंसिल इंडिया क्या है, जिसने अभी क्या लागू किया है, एग्जिट एग्जाम। यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पूरी इंडिया के अंदर फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करती है। यानी कॉलेज की मान्यता देने से लेके रजिस्ट्रेशन तक का काम करवाना किसका काम है, पीसीआई का काम है। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो ईआर 2020 के अंदर क्या किया, जो सुटिक्स दो थी उसको मिला के क्या कर दिया, एक सुटिक्स। फिर बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यहाँ भी है, और फार्मा केमिस्ट्री सेकंड, तो यहाँ एक आपके क्या कर दी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी दूसरा आपका ये होगा कंबाइंड। फिर बात करें फार्माकोग्नोसी, तो यहाँ भी आपकी फार्माकोग्नोसी होगी। एचएपी यहाँ भी है और एचएपी यहाँ भी है। अब इसमें एक नया सिलेबस दिया है, वो सोशल फार्मेसी क्या दिया है, और पहले आपका था एचईसीपी। यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं किया है, ओनली कुछ टॉपिक जो है जिसको हटा कर कुछ टॉपिक नहीं ऐड किया है। यानी आप कह सकते हैं कि एज इट इज सिलेबस जो आपका ईआर 2020 में या 1991 वाला लगभग सेम है। इसी प्रकार सेकंड ईयर में क्या क्या, फार्माकोलॉजी आपकी यहाँ भी है। फिर बायोकेमिस्ट्री जो आपके फर्स्ट ईयर में थी, इस बार किसमें दे दी आपकी, सेकंड ईयर के अंदर। और ये कम्युनिटी फार्मेसी, और ये डीएसबीएम
जो पहले थी, जो अभी नहीं है। और अभी जो नया ऐड किया है फार्माकोथेरापेटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फार्माकोथेरापेटिक्स कुछ नई चीज नहीं है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। क्या है? एक फार्माकोलॉजी की सिंपल सी ब्रांच है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम आएगा, आपको ये लोड नहीं लेना है कि कौन सा पुराना सिलेबस या नया सिलेबस, लगभग सिलेबस आपका वही है। अब हो सकता है कुछ टॉपिक इस बार हटा दिए, पहले ज्यादा थे, पर अपन कोशिश करेंगे कि जितना सिलेबस ER 2000 ER 19 के अंदर है वो पूरा अपन कवर करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं बहुत ही बेसिक की, और बेसिक में आज मैं करने जा रहा हूं आपके सामने सब्जेक्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है फार्माकोलॉजी। क्या नाम है? देखो मैं बहुत बेसिक से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है। तो अभी सिर्फ आप समझो कि फार्माकोलॉजी है क्या। फार्माकोलॉजी सिंपल सा ये है कि कोई भी एक्सोजीनियस मॉलिक्यूल या जो दवाई आप लेते हैं वो जो शरीर में आपके साथ जो क्रिया करती है, जैसे आपने हाइपरटेंशन की गोली ली, आपने अगर फीवर की PCM पैरासिटामोल लिया, उसने टेम्परेचर कम किया, तो ये जो क्रिया है ड्रग का बॉडी के साथ या बॉडी का ड्रग के साथ, इसकी पढ़ाई करना या इसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी का सिंपल सा मतलब समझ गया कि जितनी भी दवाइयां आप रिटेल दुकान पे देखते हैं, कौन सी दवाई किस में काम आती है, क्या उसका साइड इफेक्ट है, क्या डोज है, कैसे काम करती है, उन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी। अब अपन बात करते हैं कि फार्माकोलॉजी की मेनली दो भागों में बांटा। किस भागों में बांटा है? पहला आपका हो गया फार्माकोकाइनेटिक। क्या हो गया? फार्माकोकाइनेटिक। और दूसरा हो गया आपका फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। जब भी नाम आएगा फार्माकोकाइनेटिक्स मींस क्या हुआ? सिंपल सा, जो कार्य बॉडी ड्रग के साथ है। क्या करें कि भाई आपने टैबलेट शरीर में ली, अब वो टैबलेट के साथ बॉडी क्या करेगी? तो बॉडी सबसे पहले उसको एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी? फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, फिर उसको मेटाबोलाइज करेगी, और एक समय बाद वो शरीर से बाहर। ADM। ये काम कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये आपका शरीर कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। क्या हो गया? व्हाट बॉडी डज टू द, यानी जो कार्य बॉडी ड्रग के साथ। अब बॉडी जो ही आपने टैबलेट ली पेट स्टमक में, वो डिसइंटीग्रेट हुई, डिजोल्व होने के बाद क्या होगी? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद क्या होगा? मेटाबॉलिज्म, और शरीर से बाहर, यानी ADM। अब सिंपल सा प्रश्न पूछा हुआ है, ये आपका DSSB 2015 के पेपर में 3 क्वेश्चन आपके फार्माकोकाइनेटिक्स में। Which one is not a फार्माकोकाइनेटिक्स? इनमें से कौन सा फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं है, या इनमें से कौन सा फार्माकोडायनेमिक्स है या फार्माकोकाइनेटिक्स। तो जब भी फार्माकोकाइनेटिक्स नाम आएगा, आपके दिमाग में क्या आएगा कि जो कार्य बॉडी ड्रग के साथ, बॉडी क्या करेगी? क्या करेगी बॉडी? सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद क्या करेगी? तो सबसे पहला हो गया एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया आपका? एब्जॉर्प्शन। दूसरा अब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म। और चौथा क्या हो गया? एक्सक्रेशन। यानी सिंपल सा याद रखना है ADME। अब प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन सा फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं है, इसका मतलब नहीं, क्या मतलब है? 3 तो है, तो 3 तो इनमें से ऑप्शन देगा और एक कोई दूसरा ऑप्शन देगा। इजीली सही कर लोगे। जब भी फार्माकोकाइनेटिक्स नाम आएगा, आप इजीली समझ लोगे क्या चीज पूछ जा रही है, यानी जो काम बॉडी ड्रग के साथ। अब एक बार ड्रग आपकी बॉडी के अंदर ड्रग आपके साथ कुछ करेगा, वो कहलाता है फार्माकोडायनेमिक्स। यानी सिंपल सा कह सकते हैं, व्हाट ड्रग राम राम आंटी पापड़ पड़ा रखे डज टू द
क्लास चल रही है फोन में क्या चलो इसका पूरा पीडीएफ आपको ऐप में दे देंगे या नोट्स दे देंगे, ये सिर्फ समझने के लिए है। यानी जो कार्य ड्रग बॉडी के साथ, अब ड्रग क्या करेगी, वो एक्शन देगी, क्या देगी, क्या देगी, मैकेनिज्म एक्शन, क्या देगी, एडीआर। एडीआर क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्या होता है, यानी अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल, जो एक्शन आप नहीं चाहते हो। आपने एमोक्सिलिन ली, आपको लूज मोशन आ रहा है, क्योंकि आप नहीं चाहते, पर वो थेरापेटिक डोज के साथ ही उसका क्या है, जो साइड में ही आ रहा है, किसमें आ रहा है, तो ये एक्शन और ये एडीआर ये कौन कर रहा है, ड्रग कर रहा है, बॉडी कर रही है, ड्रग की वजह से हुआ ना। उस स्टडी को क्या बोल दिया, फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छा समझ आ गया आपको कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है एंड फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है। अब मैंने ये वर्ड लिखा है एडीआर। एडीआर मींस क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब एडीआर की बात करें, ये बता दो, अब एडीआर की बात करें, एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी अनवांटेड अनडिजायरेबल एक्शन। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो आपका साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, या टॉक्सिक इफेक्ट, और भी होते हैं, और मेनली आपके दो की बात कर रहा हूं मैं। जो साइड मीन्स क्या है, जो साइड में ही आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, साइड मीन्स ये हमेशा आपके थेरापेटिक डोज पे आता है, किस पे आता है, देखो एक एक टर्म समझना जरूरी है। अब ये थेरापेटिक डोज क्या होती है, डोज विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन, जो डोज आपको एक्शन देने के लिए रिक्वायर्ड है। अब आपको आवश्यकता है 500 मिलीग्राम एजिथ्रोमाइसिन की, और आप दे रहे हैं 100 मिलीग्राम, और फिर कहते हैं साहब ठीक नहीं हुआ, क्योंकि आपकी डोज कितनी है, 500 मिलीग्राम, कितनी है। अब आप तो डोज प्रॉपर दे रहे हैं और फिर भी आपके साथ में कोई अनडिजायरेबल एक्शन आ रहे हैं, तो उसको कह दिया साइड इफेक्ट, क्या कर दिया। और ये जो 500 मिलीग्राम डोज की बात कर रहा हूं, उसको बोलते हैं थेरापेटिक डोज, क्या बोलते हैं, यानी जो डोज एक्शन के लिए जरूरी है। बात समझ गए, कि जो डोज एक्शन के लिए जरूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, थेरापेटिक डोज। और उस डोज पे ऐसा कोई एक्शन आए जो आप नहीं चाहते हो, ऐसा कोई एक्शन आए जो आप नहीं चाहते हो, उसको क्या बोल दिया, साइड इफेक्ट। और अब बात करें टॉक्सिक इफेक्ट, ये हमेशा हाई डोज पे आता है, किस पे आता है, हाई डोज, किस पे आता है। अब हाई डोज कैसे हो सकती है, कि या तो गलती से आपने डोज ज्यादा दे दी, या फिर आपको डोज ओडी देनी थी, आपने बीडी दे दी, टीडीएस दे दी, दिन में 3 बार दे दी गलती से, तो वो ड्रग क्या धीरे धीरे बॉडी के अंदर क्या होगी, इकट्ठी होगी, क्या होगी, और इकट्ठी होगी, अंदर पड़ी है। क्योंकि देखो आपको प्रक्रिया पता है, ADME, यानी एक निश्चित समय बाद ड्रग बॉडी से बाहर। अब आपको पता है कि 24 घंटे बाद निकलने वाली थी, तो आपको डोज उस बाद देनी थी, आपने क्या दी थी, पहले दी थी, तो कुछ ड्रग अंदर पहले से पड़ी थी और कुछ आपने, तो अंदर डोज कैसी होगी, हाई, तो क्या एक्शन आया, टॉक्सिक। तो सिंपल से बात समझ आ गई आपको। अभी तक आपने 4 टर्म यहां समझी, क्या समझी है, पहला तो आपने समझा फार्माकोलॉजी होती क्या है, दूसरा आपने समझा फार्माकोकाइनेटिक्स, क्या समझा, और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, क्या होता है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मींस जो कार्य बॉडी ड्रग के साथ करे, और बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, मेटाबॉलिज्म करना और एक्सक्रीशन, ये काम किसके, बॉडी के। और इसको क्या बोल दिया आपने, फार्माकोकाइनेटिक्स। दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, फार्माकोडायनेमिक्स। वो क्या होता है कि जो कार्य ड्रग बॉडी के साथ करे, अब उसने क्या किया, उसने मैकेनिज्म एक्शन दिया, साइड इफेक्ट दिया, टॉक्सिक इफेक्ट दिया, ये काम किसके, ये ड्रग के, उसको फार्माकोडायनेमिक्स। साथ ही साथ आपने पढ़ा थेरापेटिक डोज क्या होती है, जो डोज ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जो थेरापेटिक डोज पे अनडिजायरेबल या जो आप नहीं चाहते अनवांटेड एक्शन आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट। और टॉक्सिक किस पे आते हैं,
अब आगे डिस्कशन करेंगे। अब पहला जो टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक। देखो बहुत बेसिक समझना जरूरी है। और इसमें पहला आपका है एब्जॉर्प्शन। क्या है? अब देखो होता क्या है कि जो ही आप ड्रग देंगे, ड्रग बॉडी के अंदर जाते क्या होगी? डिसइंटीग्रेट एंड डिजोल्व। क्या होगी? स्टोमक में हुई चाहे इंटेस्टाइन क्या हुई? डिसइंटीग्रेट हुई, डिजोल्व होगी। और डिजोल्व होने के बाद जाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन। किसमें जाएगी? सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब देखो ड्रग आपके कहां पहुंच गई है? जब भी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन नाम आएगा सर्कुलेशन का, आपके दिमाग में सेट है ब्लड की बात चल रही। किसकी चल रही है? और आपके दवाई वही काम आएगी जो ब्लड के अंदर उपलब्ध है। क्या है? दर्द ज्यादा होना आप कहो कि हुई लगा दे तो आप क्या बोलते हैं? इंजेक्शन लगा दो। इसका मतलब क्या है कि जब आप टैबलेट देंगे वो हो जाएगी, वो टूटेगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, फिर ब्लड में जाएगी। ये आपको हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रही है, तो बॉडी की टिश्यू तक ड्रग जाएगी तब ठीक हो गए ना। तो आप क्या लगाते हैं? इंजेक्शन। और इंजेक्शन सीधा कहां लगा दिया? आईयू लगा, सीधा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। आईएम लगाया तो उसको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन बाद में कहां जाती है? जाती है टिश्यू के अंदर। किसमें जाती है? और उसके बाद क्या आता है? एक्शन। क्या आता है? अब एक्शन कब आया? जब ड्रग उस ब्लड से निकल के कहा गई? टिश्यू के अंदर। कहा गई कि आपको पेट दर्द हो रहा, आपने डाइक्लोफेनेक ली, तो डाइक्लोफेनेक जब पेट में पहुंचेगी तब ठीक हो गया ना। और वहां पहुंचना है काम किसका है? ब्लड का। आपके शरीर में एकमात्र ट्रांसपोर्ट करने का साधन सिर्फ क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या है? ये ना हार्ट आपकी पंप मोटर होगी, और ये जितनी भी वसल्स है वो आपकी पाइप होगी। यानी शरीर के हर ऑर्गन तक, चाहे न्यूट्रिशन हो चाहे मेडिसिन को पहुंचाना, और वहां से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को वापस लाना, ये कौन काम करता है? ब्लड। और ब्लड कैसा टिश्यू है? आपने एचएपी पढ़ी होगी। ब्लड कैसा टिश्यू है? देखो ब्लड क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक दूसरे ऑर्गन को जोड़ ही रहा है कि नीचे का संदेश लेके ऊपर लेके आया। यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो हड्डिया कैसा टिश्यू है? ये पर्सन बनते हैं सीधा। हड्डिया कैसा टिश्यू है? वही कनेक्टिव, क्योंकि वो भी एक दूसरे से जोड़ते। कनेक्ट मींस क्या होता है? जोड़ना। तो ब्लड का मेन काम क्या होता है? सर्कुलेट करना। अब जो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में, या तो वो टिश्यू में जाएगी, और या फिर वो क्या है? उसका मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा? मेटाबॉलिज्म मींस क्या होगा? मेटाबॉलिज्म क्या होता है बताओ? पाचन करना। क्या करना? अब हम खाना पचे बदके हुए अपशिष्ट बनता है, और मल मान लो नष्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का सीधा सा मतलब है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, या जो एक्टिव ड्रग है उससे क्या हो जाना? इनएक्टिव। क्या हो जाना? यानी वो मेटाबॉलिज्म से वो ड्रग काम की नहीं। सिंपल सी बात समझ गए? तो ये सर्कुलेशन होता है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ड्रग लेते क्या होगी? डिसइंटीग्रेट होगी, फिर वो डिजोल्व होगी, और डिजोल्व होने के बाद कहां जाएगी? सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन जाएगी उसके साथ दो क्रिया होगी, या तो टिश्यू में जाके एक्शन देगी, और या फिर वो क्या होगी? मेटाबोलाइज होकर शरीर से बाहर। बात समझ आ गई? अब अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि जब आप ड्रग लेते हैं सिट्राजिन, उसके ऊपर पूरा नाम क्या लिखा रहता है? सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड लिखा रहता है ना। जबकि मेडिसिन क्या है? सिट्राजिन। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिन या हाइड्रोक्लोरिक, ये इसका कारण क्या है? ये सीधा सा गर्ग है कि ड्रग एब्जॉर्ब कौन सी होगी? जो आपकी लिपिड सोल्यूबल होगी। कौन सी होगी? अब देखो स्टोमक में जाने के बाद, स्टोमक की वाल हो चाहे ब्लड वेसल्स की वाल हो, वो किसकी बनी होती है? लिपिड की। तो उसको एब्जॉर्ब होने के लिए क्रॉस होके जाना पड़ेगा। तो पहली शर्त यह है कि ड्रग शुड बी लिपिड सोल्यूबल। कैसी होनी चाहिए? ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है? भी पानी आप लगो एब्जॉर्ब होता है क्या? ऑयल क्या होगा? स्किन सोखेगी। क्या होता है? एब्जॉर्ब होना। क्या होना? तो एब्जॉर्ब होने की पहली शर्त है ड्रग कैसी होनी चाहिए?
अब ये लिपिड सोल्यूबल कब रहेगी? जब ड्रग अनआयोनाइज रहेगी। कैसे रहेगी? अब अनआयोनाइज क्या होता है? मैं जैसे बात करूं, ये क्या है? नमक है। ये क्या है? अब ये किस फॉर्म के अंदर है? अनआयोनाइज। दोनों आयन क्या है? जुड़े हुए हैं। अब अगर मैं सोडियम अलग कर दूं और ये अलग कर दूं, नमक है क्या? नहीं। ये नमक जब तक है जब तक दोनों एक साथ, यानी आयोनाइजेशन नहीं हुआ है। तो दोबारा बात करते हैं किसकी? एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन होगा, उसकी पहली शर्त क्या? ड्रग कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? और लिपिड सोल्यूबल कब रहेगी? जब ड्रग क्या रहेगी? यानी वो टुकड़ों में नहीं टूटेगी, जैसी आपने दी वैसी की वैसी रहनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे बायोवोलेटिलिटी बोले क्या होता है? अनचेंज फॉर्म के अंदर पहुंचना। जो फॉर्म आपने दी है उसी फॉर्म के अंदर वहां पहुंचना क्या कहलाता है? बायोवोलेटिलिटी। बात करेंगे। अनआयोनाइज मींस क्या है? उसमें आयन में नहीं टूटेगी। अब आयन में कब नहीं टूटेगी? कि अगर एसिडिक ड्रग remain unionized in एसिडिक मीडियम, किसमें रहती है? और बेसिक ड्रग remain unionized in बेसिक मीडियम। अब आपको सिंपल एक लॉजिक करना है कि एसिडिक मीडियम कहां होता है और कहां होता है, और बेसिक कहां होता है? इंट्रेस। सिंबल समझ आ गया हो कि अगर कोई सेम माध्यम रहेगा तो आयोनाइजेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जो सेम माध्यम रहेगा तो आयोनाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपने सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड दी है, उसे सीधा सा लॉजिक क्या था? वो सीधा सा है कि एसिडिक ड्रग रिमेन अनआयोनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम, बेसिक ड्रग रिमेन अनआयोनाइज्ड इन द बेसिक मीडियम। अब आपको दो चीज सीखनी है, देख लो कि पहली बात एब्जॉर्प्शन की पहली शर्त क्या थी आपकी? अरे क्या थी? लिपिड सोल्यूबल। याद हो गए सबको? सबको याद है कि एब्जॉर्ब होने के लिए ड्रग कैसी चाहिए? और लिपिड सोल्यूबल कब रहेगी? जब अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर है। क्या दूध में दूध घातवाड़ी कौन छाछ घाती फाटी, उल्टो सीधो करिए ना। तो यहां क्या किया कि एसिडिक ड्रग कहां से एब्जॉर्ब होगी? स्टोमक से। और बेसिक कहां से होगी? तो ओनली तीन चीज सीखनी, सीख गए आप। और क्या सीखा? तो क्या सीखा कि ड्रग एब्जॉर्ब कौन सी होगी? जो ड्रग कैसी होगी? लिपिड सोल्यूबल। और लिपिड सोल्यूबल ड्रग होने के लिए क्या चाहिए? और अनआयोनाइज कब रहेगा? जब सब मीडियम रहे। क्या रहेगा? एसिडिक एसिड में और बेसिक बेसिक। तो सिंपल बात समझ आ गई एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन किस में आता है? किस में आता है? फार्मेकोकाइनेटिक्स। क्या आता है? और फार्मेकोकाइनेटिक्स में और क्या क्या आता है? ADME। क्या क्या आता है बताओ? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड क्या रखना है? ADME। ये सब क्या है? फार्मेकोकाइनेटिक्स। याद हो गया? एब्जॉर्प्शन के लिए तीन चीज याद होगी आपको। पहली क्या याद हुई आपको? कि ड्रग कैसी होनी चाहिए? लिपिड सोल्यूबल। क्या होगी? देखो एक चीज मैं बता दूं, फार्माकोलॉजी को आप अगर ध्यान से समझ लिया तो एक समय बाद आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, रुचि पैदा होगी जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अपन कोशिश करें कि बेसिक आपका क्लियर हो जाए। ओनली एक या दो क्लास का मामला है। उसके बाद ड्रग्स जो जितनी भी आपकी है वो मैक्सिमम आधी ड्रग मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, आधी जो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे याद हो जाएगी। तो बड़ा टफ कुछ नहीं है, पर बेसिक बात समझ होना चाहिए कि ड्रग आपने ली तो पहला काम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? और एज ए फार्मासिस्ट अब ड्रग बनाने से लेके पेशेंट तक पहुंचाने का काम किसका है? अपना है। किसका है? क्योंकि जो डोजेज फॉर्म अपन बना रहे हैं, ड्रग अपन बना रहे हैं, ड्रग अपन नहीं बनाते क्या? भी पैरासीटामोल की टेबलेट भी आती है, पैरासीटामोल का सिरप भी आता है। तो सिरप क्यों बनाया आपने? सिरप क्यों बनाया? कि भाई छोटा बच्चा टेबलेट नहीं ले पाएगा या कड़वी होगी,
तो आपने मीठा बना दिया, फ्लेवर डाल दिया। तो ये जितने भी डोजेज फॉर्म बनाना के काम किसका है? फार्मासिस्ट। अब ये तो पैरासिटामोल के आपने टेबलेट बनाई, इमल्शन सस्पेंशन बनाया, ये तो काम हो गया सुटिक्स का। किसका हो गया? पर पैरासिटामोल बुखार में काम आती है, ये किसका काम है? फार्माकोलॉजी। किसकी बात कर रहे हैं? अब आपसे पूछ लेंगे पैरासिटामोल का यूज क्या है, तो क्या कह दोगे? एंटीपायरेटिक। क्या कह दोगे? अब ये एंटीपायरेटिक होती है, इसकी पढ़ाई किसमें करेंगे? और फार्माकोलॉजी में करने के लिए पहले टेबलेट को कहां पहुंचाना पड़ेगा? ब्लड के अंदर। कहां पहुंचाना पड़ेगा? और उस पहुंचाने के लिए पहली प्रक्रिया कौन सी है? एब्जॉर्प्शन। क्या है? तो एब्जॉर्प्शन होने के लिए क्या चाहिए आपको? और कब होगी लिपिड सोल्यूबल? और अनआयोनाइज्ड कब रहेगी? सेम मीडियम में। नहीं, स्टोमक की बात नहीं करो, एसिडिक रहेगी स्टोमक में और बेसिक रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि स्टोमक का एनवायरनमेंट कैसा होता है? एसिडिक। और इंटेस्टाइन कैसा होता है? एल्केलाइन या बेसिक। ये तो पता है आपको सबको। तो पहली शर्त आपकी होगी एब्जॉर्प्शन। अब आप बात करते हैं, इसमें एक और टर्म आएगी आपके, वहां पढ़ लेते हैं, वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। किसकी बात चल रही है? ये टर्म आएगी फर्स्ट पास या प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। ये टर्म जब भी आए आप समझ आ गया। नाम क्या लिखा है कि प्री मींस पहले। क्या लिखा है? प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और आगे क्या लिखा है? यानी सिस्टम में जाने से पहले जो दवाई नष्ट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? प्री सिस्टमिक। अब आप नोट करना, पैरासिटामोल की टेबलेट आप लेते हैं 650 500 मिलीग्राम लेते हैं, और जब ये इंजेक्शन आपको 100-150 के आते हैं। ऐसा क्यों भाई? कुछ तो कारण होगा। हाँ, इसका कारण क्या है? क्योंकि जो इंजेक्शन सीधा आप कहां दे रहे हैं? सीधा ब्लड में दे दिया। पर टेबलेट जो ले रहे हैं उसको पहले क्या होना पड़ेगा? डिसइग्रेट होना पड़ेगा, फिर उसको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, या एक सिस्टम में जाने से पहले कुछ खत्म होगी, नष्ट होगी, तो उसको क्या बोल दिया? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या प्री सिस्टमिक। और ये जनरली होती पोर्टल सर्कुलेशन। इतना याद रखना है, इतना याद रखना है। पोर्टल सर्कुलेशन या बोले तो लीवर। क्या बाल करें? लीवर या इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ड्रग नष्ट हो जाती है, आपने दी 500 मिलीग्राम, वहां पहुंचे 300 मिलीग्राम। अब काम कितनी आई धारे? जो 300 भी आपके। अगर मेडिसिन काम कौन सी आएगी? जो आपको गोदाम में पड़ी है। कैसा? ट्रक में 2 बोरी पड़ी है नीचे, तो वो काम आएगी क्या? नहीं आएगी। जो आपके पास पहुंचा है वही दवाई आपके। अब और वर्ड क्या लिखा है? प्री सिस्टमिक। क्या लिखा है? यानी सिस्टम में जाने से पहले जो दवाई नष्ट हो जाए उसको क्या बोला है? क्या बोला है? अब अपन ने क्या किया अभी तक कि अभी आपने ड्रग ली और ड्रग का क्या करवा दिया आपने? एब्जॉर्प्शन। क्या करवा दिया? अब ड्रग कहां पहुंच गई? कहां पहुंच गई? अब यहां से यहां तक अपन ने क्या चाहिए? 4 चीज आप याद करनी है कि ये सब पूरी पढ़ाई आप कर रहे हैं वो किसकी बात कर रही है? काइनेटिक्स की। किसकी बात कर रही है? तो ये तो बात समझ आ गई कि अपन क्या पढ़ रहे हैं? फार्मेको काइनेटिक्स। और फार्मेको काइनेटिक्स होती क्या है कि जो कार्य बॉडी ड्रग के साथ करे। क्या करे? अब बॉडी ने पहला काम किया, जो टैबलेट ली उसने उसको क्या कर दिया? एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब होकर कहां पहुंचा दिया? ब्लड। क्या पहुंचा दिया? और एब्जॉर्ब होने के लिए शर्त क्या थी? क्या? लिपिड सोल्यूबल। क्या थी? और लिपिड सोल्यूबल कब होगा? जब अनआयन। किस फॉर्म होगा? और कब होगा? जब सेम मीडियम। क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? एसिडिक ड्रग कहां से एब्जॉर्ब होगी? स्टमक से। और बेसिक कहां से होगी? इंटेस्टाइन। अब अपनी ड्रग कहां पहुंच गई? अब पहुंच गई ब्लड में। किस में पहुंच गई? अब बात करते हैं जो बायो अवेलेबिलिटी। क्या लिखा है? अब जो ड्रग अवेलेबल है कहां पे? ब्लड के अंदर। किसके अंदर? वही तो आपका काम किया ना। तो यानी बायोअवेलेबिलिटी सीधा सा मतलब है ड्रग अवेलेबल इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। किसमें है? हाँ,
इन अनचेंज फॉर्म। किसमें? अनचेंज का मतलब सीधा से क्या हुआ कि जैसे ही आपने दी वैसी वैसी क्या पहुंच गई, ब्लड के अंदर पहुंच गई। कि जैसे ही आपने दी वैसी वैसी कहां पहुंच गई, ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड के अंदर जो पहुंची है उसको बोल दिया बायो अवेलेबल। क्या बोल दिया? यानी ड्रग एक्चुअली अवेलेबल फॉर दी एक्शन। अब आपके पास एक्शन देने के लिए कौन सा ड्रग उपलब्ध है? जो ब्लड के अंदर उपलब्ध है। अब इस बायोलिटी की बात करेंगे तो सीधा सा आपके दिमाग में आ गया ड्रग कहां पहुंचनी चाहिए? उस ब्लड में पहुंचने से पहला कौन सा कार्य होगा? कौन सा होगा? ब्लड में कब पहुंचेगी ड्रग? जब क्या होगी? और इसमें से कुछ ड्रग है वहां पहुंचने से पहले नष्ट होगी, उसको क्या बोला आपने? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोला था? या उसको बोला प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। अब आपको सिंपल सी बात, लॉजिकल ध्यान रखनी है। बात चल रही है बायो अवेलेबिलिटी, मतलब क्या हुआ? ड्रग एक्चुअली अवेलेबल फॉर दी एक्शन। अब आपके काम वही मेडिसिन आएगी जो आपके ब्लड के अंदर उपलब्ध है। क्या है? और ब्लड में उपलब्ध होने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्प्शन होना पड़ेगा। और दूसरा, अब ऐसा कोई तरीका आपके पास है कि सीधी वहां पहुंचा दो? है कोई? बिल्कुल है। कौन सा रूट हो गया? आईवी। इसकी 100% बायोलिटी होती है। क्या होती है? बहुत सी बार पूछा है क्या कौन से रूट की? रूट मीन्स क्या हुआ? कि ड्रग को डिलीवर करना। क्या करना? एडमिनिस्ट्रेशन करना, शरीर में पहुंचाना। क्या करना? एक तो ओरल टैबलेट ले लो या इंजेक्शन लगा लो। तो पूछा है कि 100% बायोलिटी किसकी होती है? आईवी रूट की। और आईवी रूट क्यों होती है? क्योंकि आपने सीधा ब्लड में दे दिया। क्या दे दिया? वहां तो ना तो एब्जॉर्प्शन का लपड़ा कोई, ना कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का किया, दोनों ही जगह ड्रग का जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए आपने क्या बोल दिया कि आईवी रूट की 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ये बात समझ आ गई अच्छे से? अब अगर बात करोगे मैंने आईवी की 100% कही तो आईएम की क्यों नहीं बोल रहा भाई? आईएम की 100 क्यों नहीं बोल रहा बताओ? क्योंकि आईएम का देंगे मसल्स में, तो उसको क्या होना पड़ेगा? तो ये कोई गारंटी नहीं है कि पूरा का पूरा एब्जॉर्ब। इसलिए आईएम रूट की कभी भी 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं मानते। तो किसकी मानते? सिर्फ। अब देखो, अभी तक अपन बात क्या कर रहे थे? फार्माकोकाइनेटिक। किसकी बात कर रहे थे? और फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है? आवाज आनी क्या होती है? कि जो कार्य बॉडी ड्रग के साथ करे। बॉडी ने सबसे पहला क्या किया? एब्जॉर्प्शन। क्या किया? दूसरा क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा मेटाबॉलिज्म। चौथा, ये सबको पता हो गया। फिर आपने पढ़ा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होना पड़ेगा? पहला लिपिड सोल्यूबल। क्या होना पड़ेगा? और कब होगी लिपिड सोल्यूबल? अनआयोनाइज फॉर्म होगी। और अनआयोन क्या होगी? सेम मीडियम होगी तभी। और अब ड्रग कहां पहुंच गया? आपके सिस्टम में। और उसी को क्या बोल दिया? यानी अनचेंज फॉर्म के अंदर जो ड्रग सिस्टम में उपलब्ध है उसको कह दिया बायो अवेलेबल। अब प्रश्न कहां से आता है? एक प्रश्न तो ये आ गया सीधा कि किस रूट की 100% बायोलिटी होती है। तो सबको याद हो गया किस रूट की होती है और क्यों होती है? क्योंकि ना तो एब्जॉर्प्शन लपड़ा और ना आपका फर्स्ट पास का लपड़ा। अब बात करते हैं कि इस बायोलिटी अफेक्ट करने वाले दो कारक है। पहला है एब्जॉर्प्शन और दूसरा है, यानी जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा बायोलिटी उतनी ज्यादा ही होगी। कोई बात नहीं, हाँ कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन क्या होगा? डेमो डाल, उसमें डाल दिया परचेज होने। एब्जॉर्प्शन का क्या हुआ? सीधा सा कि बायोअवेलेबिलिटी होने के लिए दो कारक कौन कौन से हो गए आपका? पहला कौन सा हो गया? एब्जॉर्प्शन। और दूसरा प्री सिस्टमिक। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन